Hello guys, welcome on my YouTube channel Competedia. The previous lecture of LLB first semester syllabus, we discussed the important questions. Now before wasting our time, we will start our new question of MGKVP and Harish Chandra Postgraduate College LLB first year first semester syllabus. Now before wasting our time, we will start the lecture. उद्देशिका या प्रस्तावना की परिभाषा कीजिए और उसके महत्व की विवेचना कीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, इसको एक्सप्लेन कीजिए. डिफाइन प्रीएम्बल एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस. व्हेन एवर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन ब्रीफली. प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना या उद्देशिका होती है. इस उद्देशिका में अधिनियम को पारित करने का आशय और अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले ध्येय का उल्लेख रहता है. जैसा कि न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों तथा आकांक्षाओं का उल्लेख करती है. प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्यों तथा नीतियों को समझने में सहायक होती है. बेरुबारी यूनियन AIR 1960 845 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने सही कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है. हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. संविधान की प्रस्तावना के अवलोकन से हम निम्न बातें समझ सकते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था. संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं. भारत की जनता से अपनी संप्रभु आकांक्षा को इस संविधान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है. यह सर्वविदित है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐसी प्रतिनिधि सभा द्वारा किया गया था जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी. अतः कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय संविधान में इन प्रतिनिधियों की आकांक्षा प्रतिलक्षित होती है, भारत की आम जनता की आकांक्षा नहीं, तथा संविधान निर्मात्री सभा एक ब्रिटिश अधिनियम द्वारा गठित की गई थी. संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संविधान का उद्देश्य भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था. प्रभुता संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है. भारत की प्रभु संपन्नता भारत की जनता में निहित है. भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से राष्ट्रमंडल का सदस्य है, परंतु भारत ने यह सदस्यता अपनी इच्छा से स्वीकार की है और जब चाहे वह इससे पृथक हो सकता है. अतः इससे भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता. लोकतांत्रिक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है. अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के द्वारा स्थापित और जनता के लिए सरकार है. भारत की सरकार का गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है.
गणराज्य का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता। उसका चुनाव जनता या जनता के प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन और जापान लोकतांत्रिक देश तो हैं परंतु गणराज्य नहीं, क्योंकि वहाँ शासनाध्यक्ष सम्राट या साम्राज्ञी उत्तराधिकार द्वारा अपना पद ग्रहण करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के संविधान ने भारत को एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में निर्मित किया है। समाजवादी राष्ट्र वह है जिसमें समाज कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ समाज का हित सर्वोपरि होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति हित के माध्यम से राष्ट्र हित की बात सोची जाती है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है जिसमें समाज का कल्याण सर्वोपरि होता है। नंदिनी सुंदर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2011 SC 2839 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वचन दिया गया है, जिससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। नक्सलवाद एवं माओवाद से इस वचन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी सरकार से है जिसमें किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई, परंतु सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऐसी शासन प्रणाली में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में सभी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार भारत के संविधान की उद्देशिका से यह प्रतिलक्षित होता है कि भारत की शासन व्यवस्था क्या होगी, भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, भारत में शासन का लक्ष्य क्या होगा तथा भारत के धर्म के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना ये स्पष्ट करती है कि भारत के संविधान का ध्येय क्या है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के साथ साथ राजनैतिक न्याय प्राप्त होगा तथा भारत में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। भारत में सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त होगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह संकल्प व्यक्त किया गया है कि शासन व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को गरिमा प्राप्त होगी और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के उद्देश्य से सभी व्यक्तियों में बंधुत्व स्थापित करने का प्रयास होगा। प्रस्तावना का महत्व क्या है कि किसी अधिनियम की प्रस्तावना को इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखते हैं कि अधिनियम किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पारित किया गया है और अधिनियम किस ध्येय को प्राप्त करने के लिए पारित किया गया है। अधिनियम द्वारा किस प्रकार की बुराइयों को दूर किया जाना प्रस्तावित है, यह सब जानने के लिए प्रस्तावना या उद्देशिका का महत्व बढ़ जाता है। अब हम ये प्रश्न उठाएंगे कि क्या संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जा सकता है। इसमें इन रेफरेंस बेरुवारी यूनियन AIR 1916 845 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही मान लिया जाए, इसे संविधान का अंश नहीं माना जा सकता। प्रस्तावना के रहने या न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं आता। प्रस्तावना का महत्व तब होता है जब संविधान के प्रावधानों की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट हो। ऐसी परिस्थितियों में संविधान की प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 1461 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और यह तर्क दिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान का मूल स्वरूप है। प्रोफेसर स्टोरी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना एक कुंजी के रूप में संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने का काम करती है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान की समाप्ति के लिए उद्देशिका या प्रस्तावना की सहायता लेना वैध है, परंतु यह स्मरणीय है कि राज्य की शक्तियों को कम अथवा विस्तृत करने की शक्ति संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से नहीं प्राप्त की जा सकती।
सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री कार्विन उद्देशिका या प्रस्ताव को संविधान का अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके अनुसार यद्यपि संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु यह संविधान को दिशा निर्देश प्रदान करती है। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994-1918 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक शासन की अवधारणा परिलक्षित होती हैं। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम जस्टिस RK मेहता AIR 2013 SC 693 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र एवं विधि के शासन को आघात पहुंचाता है। इसका शीघ्र निवारण एवं उन्मूलन आवश्यक है। क्या प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 1461 नामक वाद में सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का आवश्यक अंग है, अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसमें संशोधन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का एक अंग है और उसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचा से संबंधित है। सन 1976 में भारतीय संसद द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन ने स्पष्ट किया है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का आवश्यक अंग है और उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य अनुच्छेदों में। सन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। राष्ट्र की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन एवं संविधान का ध्येय तथा लक्ष्य प्रकट करने के लिए सामाजिक शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र शब्द जोड़ा गया। इस शब्द के जोड़ने से यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार न तो किसी धर्म या पंथ का पक्ष लेगी तथा किसी धर्म या पंथ का विरोध करेगी। भारत सरकार का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, अर्थात भारत सरकार किसी धार्मिक आस्था के अनुसार अपने कार्यकलाप को संचालित नहीं करेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों ने इस्लाम को शासन के धर्म के रूप में स्वीकार किया है। नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। भारत एक बाहुल्य राष्ट्र होने के बावजूद पंथ निरपेक्ष है। इसके नागरिक अपनी इच्छानुसार धर्म में आस्था रखकर आचरण करने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु भारत सरकार का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं होगा। यह सभी धर्म तथा पंथों के प्रति समभाव रखेगी। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं, इसका मूलभूत ढांचा है तथा इसमें संशोधन भी हो सकता है। परंतु संविधान की प्रस्तावना में किए गए संशोधन के सिर्फ एक आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हुआ है। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर MGKVP और हरिश्चंद्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के LLB प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लेक्चर्स आते रहेंगे। एग्जामिनेशन डेट्स आ गई हैं। 15 जुलाई से एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं। BA लेवल्स के एग्जामिनेशन सवेरे 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और दूसरी पाली में स्नातकोत्तर के एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे। LLB फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को श्रवण करते रहें, लेक्चर्स को बराबर देखते रहें। कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कल मैं आपके लिए विधि प्रथम सेमेस्टर के और भी रोचक लेक्चर्स लेके आऊँगा। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।